प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम रीसेंट कुछ वीक्स के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी को आने वाले T20 मेंस वर्ल्ड कप के लिए मेंटर डिक्लेयर किया है। तो एमएस धोनी के बारे में आपको पता ही है कि उन्होंने 3 वर्ल्ड कप्स जीते थे कैप्टन रहते हुए, ठीक है ना। आईसीसी द्वारा कंडक्टेड जो 3 वर्ल्ड कप होते हैं, मिनी वर्ल्ड कप भी जीता था कैप्टन रहते हुए। तो इन्हीं परफॉर्मेंस को, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने जो नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है T20 मेंस वर्ल्ड कप, उसके लिए इंडियन टीम का मेंटर डिक्लेयर किया है। तो आपको यह भी पता रखना है, याद रखना है कि वेन्यू क्या है इस इवेंट का। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 की वेन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये 2 कंट्रीज में खेला जाएगा। पहली कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई और दूसरी कंट्री है ओमान। तो ये 2 कंट्रीज वेन्यू है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखोगे। अगली न्यूज हिमाचल प्रदेश से, बहुत अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने अपने 100% सिटीजन्स को, जो कोरोना की वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है उसमें आपको पता होगा कि 2 वैक्सीन आपको लेनी है, जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है 18+, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन के 2 डोजेस दिए जा रहे हैं। तो पहली डोज यानी कि 1 आउट ऑफ 2 डोज, तो पहली डोज हर एलिजिबल कैंडिडेट को, यानी कि जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की, सारे के सारे लोगों को पहली डोज मिल गई है। तो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा देश बन गया है, पहला ऐसा राज्य बन गया है हमारे देश का। अगली न्यूज, हाल फिलहाल में ही प्रेसिडेंट कलर गैलेंट्री अवार्ड, आप इसको कह सकते हो, दिया गया है। अब ये प्रेसिडेंट कलर क्या है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों फोर्सेस के। जो हमारी 3 फोर्सेस हैं, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गया, फिर नेवी हो गई, तो तीनों फोर्सेस के कंबाइंड सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था या ये सिस्टम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी गई है। तो प्रेसिडेंट कलर क्या है? हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है जो किसी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है। तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो अवार्ड दिया जाता है ये एक मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है, ना कि किसी इंडिविजुअल को। तो इस बार जो ये अवार्ड मिला है ये इंडियन नेवी के यूनिट इंडियन नेवल एविएशन को मिला है, ठीक है ना। ये एक इंडियन नेवी से एसोसिएटेड यूनिट है, इंडियन नेवल एविएशन, आप ये याद रखोगे। तो प्रेसिडेंट कलर ये भी आपको याद रखना है कि ये इंडिविजुअल अवार्ड नहीं है बल्कि पूरी यूनिट को मिलता है। अगली न्यूज, आईएमएफ का फुल फॉर्म तो आपको याद होगा बच्चों, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन से की कई सारी संस्थाएं हैं ना, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है। तो वैसे ही आप समझ लो कि यूनाइटेड नेशन का बैंक होता है ये बैंक। तो इसमें 190 मेंबर कंट्रीज हैं, तो इंडिया भी इसमें शामिल है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी देश होते हैं ना वो इसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब पैसा डिपॉजिट करने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि कई सारी कंट्रीज को कई वजहों से लोन लेना पड़ता है। अपने अपने कंट्री में अगर कोई डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोन लेते हैं तो उस लोन को प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये न्यूज में क्यों आया? तो देखो बच्चों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम से ही क्लियर है कि ये पैसों का एक फंड है, मॉनेटरी फंड है। तो इस मॉनेटरी फंड में अलग अलग करेंसीज है। अब जैसे आप इंडिया की बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए, तो आपको लोन तो इंडियन रुपीज में मिलेगा, डॉलर में मिलेगा नहीं। आप अमेरिका के बैंक में जाओगे तो आपको डॉलर में लोन मिलेगा। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या है, अलग अलग करेंसीज का बास्केट है ये,
सिर्फ डॉलर नहीं होता इसमें, बल्कि अलग अलग करेंसीज होती हैं। तो इसमें एसडीआर का कॉन्सेप्ट होता है, तो सारे देश मिलके कुछ कुछ अपनी तरफ से इसमें डोनेट करते हैं, तो एक पूल बन जाता है, एक फंड बन जाता है। तो ये फंड पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के लिए अवेलेबल होता है। तो हर देश को एसडीआर दिया जाता है। एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आप देख रहे हो स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है? तो देखो, हर देश ने मिलके वहां पे पैसा डिपॉजिट कर दिया, एक पूल बन गया पैसों का। तो हर कंट्री का एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है। अब जैसे इंडिया का कोटा फिक्स होगा कि आप इतने पैसे, इतने पैसों तक वहां से विथड्रॉ कर सकते हो। तो यही ये न्यूज में आने की वजह क्या है कि इंडिया का कोटा यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स की वैल्यू बढ़ा दी गई है। तो इस वक्त आईएमएफ का जो टोटल पूल है, जो टोटल फंड है, वो 456 बिलियन का है, बिलियन डॉलर का। ठीक है, इसमें से इंडिया का जो कोटा है या इंडिया का जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, उसको बढ़ा के 12.57 बिलियन डॉलर्स कर दिया गया है। इसीलिए ये न्यूज में, तो आप ये याद रखोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप समझ लो कि वर्ल्ड, पूरी दुनिया का बैंक है ये। 456 बिलियन डॉलर है पूरे पूल के फंड की वैल्यू, और इंडिया की जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है वो कितनी है? तो 12.57। अब एक और बात आपको याद रखनी है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का हेडक्वार्टर कहां है? तो ये है वॉशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स के वॉशिंगटन डीसी में है। तो अगली न्यूज है कि रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 को पेश किया गया, या कह लो कि टेबल किया गया। ठीक है ना? तो ये जो अमेंडमेंट बिल है, इसके पीछे मकसद क्या है? देखो, तो नाम से ही क्लियर है, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड एक अमेंडमेंट है। तो अमेंडमेंट का मतलब तो आप समझते ही हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस होते हैं उसमें अगर आपको कोई चेंज करना है, तो वो चेंज इंडिया की पार्लियामेंट में डिस्कशन और मेजॉरिटी वोट के बाद ही होगा। वो कोई स्टेट लेवल पे डिसाइड नहीं कर सकता। पूरी पार्लियामेंट इंक्लूडिंग लोकसभा, राज्यसभा, दोनों जगह अगर वो बिल पास हो जाता है मेजॉरिटी से, तब जाके बिल जो है वो एक्ट में बदल जाता है। बिल, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देंगे कि हाँ भाई, लोकसभा ने जो डिस्कस किया है वो सही है। प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलते ही बिल जो है वो एक्ट में बदल जाता है। तो रिसेंटली शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2020 को जो है पार्लियामेंट में पेश किया गया। अब इस अमेंडमेंट बिल के पीछे का मकसद क्या है? तो देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब की एक लिस्ट होती है, क्योंकि कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्रोविजंस हैं, जैसे कि रिजर्वेशन वगैरह, तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाए गए हैं। तो गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ता है कि किस ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश के जितने भी ट्राइब्स लिस्टेड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से अबोर ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब वाली लिस्ट से हटा दिया जाए। इसके पीछे वजह है कि अबोर ट्राइब, देखो, एक ट्राइब के कई नामों से जाना जाता है। तो उसमें क्या है कि कई ट्राइब्स का नाम बदल गया है ट्रेडिशनली, तो अब अबोर ट्राइब किसी और नाम से जाना जाता है। तो इस लिस्ट में वो नाम ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने बोला कि अबोर ट्राइब को अब हटा दो। ठीक है, तो अबोर ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट से हटाने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज लिखी हुई है, तो बिना अमेंडमेंट के तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया था। तो आपको बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा था ये अमेंडमेंट। अबोर ट्राइब, ए फॉर अरुणाचल, ए फॉर अबोर, तो आपको मेमोरी में लिंक करने में आसानी रहेगी। अगली खबर यह है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, हाल ही में एक नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इकबाल सिंह लालपुरा, ये बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं, इकबाल सिंह लालपुरा, और इनको अब नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का। अब
माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो मुख्तार अब्बास नकवी, तो ये भी ऑब्वियसली बीजेपी के ही पॉलिटिशियन है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगली न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ने हाल ही में एक नई सीरीज लॉन्च की है व्हीकल रजिस्ट्रेशंस के लिए। अब ये नई सीरीज का फंडा क्या है, तो देखो मान लो कि आप गाड़ी खरीदते हो, कार खरीदते हो या बाइक खरीदते हो किसी एक स्टेट में। मान लो आपने वेस्ट बंगाल में कोई गाड़ी खरीदी और मान लो आपको शिफ्ट होना पड़ता है तमिलनाडु में, तो आपको क्या करना पड़ता था अभी कि अपनी रजिस्ट्रेशन दोबारा से करवानी पड़ती थी। तो फिर आपको तमिलनाडु का नंबर प्लेट मिलता था, रजिस्ट्रेशन आपको फिर से तमिलनाडु में जाके करवानी पड़ती थी। तो स्टेट चेंज करते ही आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना करवानी पड़े, इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नई व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज लॉन्च की है। इसका क्या नाम है, भारत सीरीज। ठीक है, तो इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया कि एक स्टेट से अगर आप दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाते हो तो आपको दोबारा से व्हीकल की रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन लाया गया है। तो भारत सीरीज के जो नंबर इशू होंगे, नंबर प्लेट्स इशू होंगे, वो BH से स्टार्ट होंगे, BH भारत। अगली न्यूज है, तो देखो बच्चों, ये INS टबार नाम की जो इंडियन नेवी की शिप है, INS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेवल शिप, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो INS टबार नाम की जो इंडियन नेवी की शिप है, इसने अभी हाल ही में 2 अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल की है। मैरीटाइम मतलब उस देश की नेवी के साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है। तो पहली कंट्री कौन सी है वो आप जान लो, मोरक्को। तो मोरक्को किस कॉन्टिनेंट में है, मोरक्को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। तो मोरक्को के कोस्ट के पास कासाब्लांका, जो मोरक्को का ही शहर है, उसके कोस्ट के पास ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। तो मोरक्को में शहर है कैसाब्लांका, कोस्टल टाउन है। तो कैसाब्लांका के ही कोस्ट पे भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले शिप का क्या नाम था, तो INS टबार। तो ये आप याद रखोगे। इसी INS टबार ने मैंने आपको अभी बताया कि 2 अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज के साथ नेवल एक्सरसाइज की। तो पहली कंट्री तो मोरक्को, तो आपको कंट्री का नाम याद रखना है, शिप का नाम याद रखना है, लोकेशन का नाम याद रखना है। तो मोरक्को का शहर है कासाब्लांका। तो कासाब्लांका के कोस्ट पे मोरक्को की नेवी के साथ इसने मिलिट्री एक्सरसाइज किया। अब दूसरी कंट्री है सूडान। तो सूडान भी आप जानते होंगे अगर, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये अफ्रीका का ही एक देश है सूडान। तो सूडान के साथ जो वेन्यू है, शिप तो वही है INS टबार, मैंने आपको बता दिया 2 अलग अलग कंट्रीज के साथ रिसेंटली इसने किया। तो एक कंट्री मोरक्को, दूसरी कंट्री ये रही सूडान। तो सूडान के साथ पहली बार इंडियन नेवी का आप कह लो कि मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। और इसकी लोकेशन क्या थी, सूडान की नेवी के साथ जो मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है उसकी लोकेशन है रेड सी, लाल सागर। तो अगली न्यूज भी इंडियन नेवी से ही जुड़ी हुई है। तो इंडियन नेवल शिप यानी INS, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, INS। तो INS एरावत हाल ही में इंडोनेशिया पहुंचा। INS एरावत ये शिप है इंडियन नेवी की, INS एरावत। अब ये इंडोनेशिया क्यों गया, तो इंडिया ने मिशन सागर चला रखा है। तो मिशन सागर क्या है, कोविड से पूरी दुनिया प्रभावित हो गई। तो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, इंडिया ने आप जानते हो वैक्सीन बनाने में भी इनिशिएटिव लिया। तो इंडिया ने ऐसी ही एक इनिशिएटिव चला रखी है कि इस इंडिया के जो भी फ्रेंडली नेशंस हैं उनको मेडिकल सप्लाई प्रोवाइड करने की, क्योंकि कोरोना से तो पूरी दुनिया को मिलकर लड़ना है। तो इंडिया क्या करता है, 2020 ऑनवर्ड से ऑलमोस्ट 1-1.25 साल से ये मिशन चल रहा है, मिशन सागर। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बारे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नेट पे जाके और पढ़ लो, वरना हमारी जो पुरानी करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर रखा है। तो मिशन सागर के नाम से कोविड की जो रिलीफ सप्लाई है वो इंडिया अपनी इंडियन नेवल शिप्स के जरिए अलग अलग कंट्रीज में भिजवा रहा है। अफ्रीका की कई देशों को इंडिया ने मदद की, एशिया की कई देशों को मदद किया। तो ऐसे ही INS एरावत नाम का जहाज रिसेंटली जकार्ता पहुंचा।
तो आप जानते ही हो जकार्ता इंडोनेशिया का ही कैपिटल है। तो वहां जाने का मकसद क्या था कि 10 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर्स को लेके पहुंचा है ये जहाज। तो आप ऑक्सीजन की वैल्यू तो समझ ही रहे हो कोरोना के टाइम में। तो लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई लेके आपको मेनली जहाज का नाम याद रखना है INS एरावत, और मिशन का नाम याद रखना है मिशन सागर। ठीक है, और ये मिशन सागर किस चीज से जुड़ा है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कोविड-19 रिलेटेड असिस्टेंस, जो भी भारत के फ्रेंडली नेशंस हैं उनको भारत सप्लाई कर रहा है। अगली न्यूज थोड़ी आपको अजीब लग सकती है। तो राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें हाल ही में एक बिल पास किया है जिसके अकॉर्डिंग जो चाइल्ड मैरिजेस होते हैं उसको रजिस्टर करने का प्रोविजन लाया गया है। तो चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है? तो चाइल्ड मैरिज में अगर किसी लड़की की शादी होगी तो उसकी एज कम से कम 18 होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए उसकी उम्र, और लड़के की उम्र होनी चाहिए 21 प्लस, 21 साल या उससे ज्यादा, तभी उस शादी को लीगल माना जाता है। लेकिन आप जानते हो कि भारत में कई बार बाल विवाह, चाइल्ड मैरिजेस कई सारे स्टेट्स में प्रीविलेंट है, लेकिन चाइल्ड मैरिजेस इलीगल हैं। तो जो चीज इलीगल है उसको तो कोई रजिस्टर कराएगा नहीं जाके। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि चलो भाई, शादी तो शादी, आपने शादी कर ली है तो उसको तो अब बदला नहीं जा सकता। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाया कि आपको उसको रजिस्टर कराना होगा। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि चाइल्ड मैरिज को रजिस्टर कराने से वो लीगल नहीं हो जाएगा, वो अभी भी इलीगल माना जाएगा, उसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी, लेकिन मैरिज को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। देखो, इलीगल और इनवैलिड दो अलग अलग चीज है। इनवैलिड का मतलब होता है कि उस शादी को कानूनन मान्यता ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं है, शादी को कानूनन मान्यता मिलेगी, लेकिन जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्योंकि आपने कानून तोड़ा है चाइल्ड मैरिज करके, तो वो भी अपनी जगह बरकरार रहेंगी। तो ये गवर्नमेंट, आपको याद रखना है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया, तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने। अगली न्यूज, तो अगर आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आप, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आइसलैंड जो देश है वहां पे दुनिया का पहला CO2 कैप्चर प्लांट बनाया गया। अब ये CO2 कैप्चर प्लांट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो, अगर किसी इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक पॉल्यूटेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अगर एमिशन हो रही है तो उससे हमारे ओजोन लेयर को भी हार्म पहुंचता है। तो इसलिए अब क्या है, जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस है या जो बड़े बड़े कॉरपोरेट फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के बजाय उसको कैप्चर करके फिर से यूज किया जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का जो दुनिया का सबसे पहला प्लांट लगा वो हाल ही में आइसलैंड में लगाया गया था। ठीक है, अब यही चीज इंडिया में पहली बार स्टैब्लिश हुई, तो कहां हुई? तो जमशेदपुर में। तो आप जानते हो कि जमशेदपुर में टाटा स्टील का एक बहुत बड़ा प्लांट है। तो टाटा स्टील कंपनी में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से कैप्चर किया जाएगा और उसको रिसाइकिल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस, स्टील बनते वक्त ब्लास्ट फर्नेस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह कलेक्ट करके फिर से रीयूज किया जाएगा। इसी को कैप्चर, CO2 कैप्चर प्लांट बोलते हैं। तो ये कहां पे ओपन किया गया है? तो जमशेदपुर में। किस कंपनी के द्वारा या किस कॉर्पोरेट घराने के द्वारा किया गया है? तो टाटा स्टील। अगली न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अभी रिसेंटली एक नए कैंपेन को लॉन्च किया है। उस कैंपेन का नाम रखा है एक पहल। तो आपको कैंपेन का नाम याद रखना है, साथ ही ये भी याद रखना होता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है ये, और तीसरी चीज कि वो उस कैंपेन की थीम क्या है, व्हाट इज इट अबाउट, किस चीज के लिए वो कैंपेन चलाई गई है। तो कैंपेन का नाम है एक पहल। किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ये? तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ये। तो अब ये एक पहल जो कैंपेन है, इस क्या है ये, एक्चुअली ये है क्या?
तो बेसिकली देखो, जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का है, तो ऑब्वियसली लॉ से रिलेटेड होगा, कोर्ट कचहरी का ही कोई मामला होगा। तो ये कैंपेन है टेली लॉ असिस्टेंस को पॉपुलराइज करने के लिए इंडिया में। तो टेली का क्या मतलब होता है, आप घर बैठे बैठे किसी चीज को यूज कर सकते हो। टेली, दूर बैठे बैठे, टेलीविजन यानी दूर बैठे बैठे आप प्रोग्राम्स वगैरह देख सकते हो कहीं और। तो टेली लॉ, इसी तरह टेली लॉ का मतलब होता है, मान लो आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, तो आपको वकील की सलाह चाहिए होती है। कई बार आपको लीगल जानकारी तो होती नहीं है एक एवरेज आदमी को। तो टेली लॉ, गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, एक पैनल ऑफ लॉयर्स को सेलेक्ट करेगी, लीगल एड क्लिनिक्स बनाए जाएंगे, ये सब वर्चुअल बनाए जाएंगे। तो आप घर बैठे बैठे, जैसे कॉल सेंटर में कॉल करके आप, जैसे किसान कॉल सेंटर होता है, तो किसान कॉल करके एडवाइस ले सकते हैं। तो वैसे ही अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है, तो आप घर बैठे बैठे लीगल एड क्लिनिक की मदद से एडवाइस वगैरह ले सकते हो। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है लॉ एंड जस्टिस का। तो इसमें आपको लॉयर के पैनल से बात कराई जाएगी, लीगल वॉलंटियर्स वगैरह होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। अगली न्यूज, अजीज अखानौच मोरक्को के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। तो आपको नाम याद रखना है। और बच्चों, कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 6 महीने में जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स चेंज हुए हैं, हेड ऑफ स्टेट जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, तो ये आपको हेड ऑफ स्टेट्स का चेंज तो आपको याद रखना ही रखना है। चाहे कंट्री कोई बड़ी कंट्री हो या छोटी कंट्री हो, हेड ऑफ स्टेट का चेंज होना एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है। तो अजीज अखानौच जो है वो पीएम ऑफ मोरक्को बने हैं। अगली न्यूज, डेनमार्क की जो कैपिटल सिटी है, डेनमार्क आप जानते हो कि यूरोप की एक कंट्री है। तो डेनमार्क की कैपिटल सिटी है कोपनहेगन। तो कोपनहेगन को रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड सेफ सिटी इंडेक्स, तो सेफ सिटी इंडेक्स 2021 जो रिलीज हुआ है रिसेंटली, उसमें नंबर 1 स्पॉट मिला है डेनमार्क के कैपिटल कोपनहेगन को। तो सेफ सिटी यानी रहने के लिए सुरक्षित जगह, जहां क्राइम रेट कम हो, ठीक है, करप्शन कम, मतलब आपको रहने के लिए वे ऑफ लाइफ या कह लो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी हो। तो सेफ सिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग नंबर 1 स्पॉट पे है कोपनहेगन। तो कोपनहेगन कहां है, तो डेनमार्क की कैपिटल है ये। अब अगर बात करें कि इस लिस्ट में इंडिया का क्या हालचाल है, तो इंडिया की तरफ से 2 सिटीज को अंडर 100 रैंकिंग मिली है। तो ये 2 सिटीज कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे देश का कैपिटल न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली को 48th रैंक दिया गया है इस लिस्ट में, और मुंबई को 50th रैंक दिया गया है। अगली न्यूज है, नीति आयोग ने शून्य प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो प्रोग्राम या कैंपेन जब भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया जाता है, तो किसी ना किसी मिनिस्ट्री या किसी ना किसी कमीशन से जुड़ा होता है। तो ये जो शून्य नाम का कैंपेन है, ये बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन है। ये किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो ये किस चीज से जुड़ा है? तो ये बेसिकली प्रमोट करता है या अवेयरनेस फैलाता है कि जीरो पोल्यूशन की तरफ हमारी सोसाइटी को बढ़ना चाहिए। तो जीरो पोल्यूशन की तरफ बढ़ने का क्या मतलब है? तो शून्य कैंपेन का बेसिक मतलब ये है कि ये इंडिया में पॉपुलराइज करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ई मोटर्स, यानी डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी को छोड़ के ये अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहते हैं कि इंडिया के सिटीजन्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ई व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं, यानी बिजली से चलने वाले व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो आप जानते हो कि बिजली से चलने वाले व्हीकल्स में पोल्यूशन की प्रॉब्लम तो होती नहीं है, एमिशन होता नहीं है। तो यही है बेसिक इस कैंपेन का मकसद, ई व्हीकल्स को प्रमोट करना। अब एक बड़ी खबर, टाइम्स मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट जारी की है, ग्लोबल लिस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। तो इसमें 3 इंडियंस को जगह मिली है। तो ये 3 इंडियंस कौन है आपको याद रखना होगा। कई बार पूछते हैं कि कौन से 3 इंडियंस है, या 4 लोगों का नाम दे देंगे, पूछेंगे कि इनमें से कौन उस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ये 3 इंडियंस कौन है? तो पहले हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, दूसरी है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और तीसरे हैं आदार पूनावाला। आदार पूनावाला पिछले साल भी इस लिस्ट में थे। तो आदार पूनावाला आप जानते हो कि क्यों
लिस्ट में इनके होने की वजह है क्योंकि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही कोविड से रिलेटेड जो भी वैक्सीनेशन जो बन रहा है बल्क में, वो यहां ही बनता है, पूना में है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इसके सीईओ हैं। तो ये 3 इंडियंस के नाम आप याद रखोगे। तो अगली न्यूज है कि यूनेस्को ने दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया, यानी किसी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 5 देशों में फैला हो, उसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया, दुनिया का पहला। तो ये अमेजन ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। अब आप पूछोगे कि ये अमेजन ऑफ यूरोप क्या है, तो अमेजन एक बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है, ब्राजील में है, ये ब्राजील यानी साउथ अमेरिका में। तो ये अमेजन ऑफ यूरोप क्या चीज है, तो ऐसा ही एक रेन फॉरेस्ट यूरोप में भी है जो 5 देशों में फैला हुआ है। ये 5 देश कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। तो इन 5 देशों से होके 3 नदियां गुजरती हैं। इन 3 नदियों के ही आसपास बहुत घना जंगल है। तो ये 3 नदियां हैं, मूरा, ड्रावा और डेन्यूब। शॉर्ट में आप इसको एमडीडी भी कह सकते हो। तो इसी रीजन को अमेजन ऑफ यूरोप कहा जाता है। ठीक है, ये 700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक घना जंगल है। तो इसी जंगल को दुनिया का पहला 5 कंट्री में फैला बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है किसने? यूनेस्को ने। तो लोकेशन आप याद रखोगे, यूरोप याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये 5 देश के नाम याद रख लेने चाहिए, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया। तीनों नदियों के नाम मूरा, ड्रावा, डेन्यूबे, यानी शॉर्ट में एमडीडी। अगली न्यूज, तो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने हाल ही में प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है। तो प्राण पोर्टल का फुल फॉर्म आप याद रखोगे। अच्छा, ये भूपेंद्र यादव, आपसे अगर कोई पूछेगा कि ये किस चीज के यूनियन मिनिस्टर हैं, तो ये यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है। तो ये प्राण पोर्टल क्या करेगा, तो ये 132 सिटीज में पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन है, उसको ट्रैक करेगा। जैसे डेली बेसिस पे कई पैरामीटर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं एयर पॉल्यूशन को लेके, एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, तो अब इनको आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो कि किस सिटी में एयर क्वालिटी का क्या हाल है, एयर पॉल्यूशन का क्या हाल है। तो 132 कंट्रीज का डेटा एक पोर्टल पे, एक वेबसाइट पे गवर्नमेंट अवेलेबल करा रही है। उसी पोर्टल का नाम है प्राण। तो प्राण का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ठीक है, तो आपको प्राण पोर्टल का फुल फॉर्म याद रखना है, और ये भी आप याद रख लो कि 132 सिटीज को इसमें चूज किया गया है। अगली खबर है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अब पहली बार 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग को कंक्लूड किया। अब ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का फंडा क्या है, तो देखो 2+2 नाम से ही क्लियर है। तो जब भी दो देश कई तरह के डिप्लोमेटिक फोरम्स पे मिलते रहते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, सार्क, जो इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 2 देशों को आपस में बात करनी हो तो वो वेट तो नहीं करेंगे ना कि भाई कोई इंटरनेशनल फोरम होगा, वहां पे हमारे देश के मिनिस्टर्स मिलेंगे और बात करेंगे। तो 2 देशों में अभी एक नया कल्चर चालू किया गया है, एक डिप्लोमेटिक फोरम बना लेते हैं 2 कंट्रीज मिलके, उनको कहा जाता है 2+2 मिनिस्ट्रियल। अब 2+2 का मतलब है कि दोनों देश बोलते हैं कि 2 मिनिस्टर हम भेजेंगे, 2 मिनिस्टर अपने आप भेजिए, और ये 2 मिनिस्टर मिलके हर साल या हर 2 साल पे रेगुलरली मिलके काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन होते रहेंगे। तो अब ये 2 मिनिस्टर्स कौन से 2 मिनिस्टर्स होते हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, 2 मिनिस्टर को भेजना होता है ना, तो एक होता है फॉरेन मिनिस्टर, एक होता है डिफेंस मिनिस्टर। तो ये अरेंजमेंट इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की पहले से ही है। अब इंडिया ने यही अरेंजमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ स्टार्ट करी है। तो हमारे तरफ से फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर गए, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर आए, और मतलब न्यू दिल्ली आए थे ये लोग। तो ये जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग मीटिंग हुई, इसकी वेन्यू भी आपको याद रखनी है, न्यू दिल्ली में हुआ। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो मिस्टर एस जयशंकर, जो पहले आईएएस भी रह चुके हैं, और डिफेंस मिनिस्टर कौन है इस वक्त, तो मिस्टर राजनाथ सिंह। तो ये आपको याद रखना है। तो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, आप चाहो तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। तो कौन से 2 मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं,
तो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। अगली न्यूज है कि गुजरात गवर्नमेंट ने वतन प्रेम योजना को चालू की है। बेसिकली एक पुरानी स्कीम थी, इसको रीब्रांड कर दिया गया, यानी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये वतन प्रेम योजना, वतन का मतलब होता है कंट्री, प्रेम का मतलब होता है आप अपनी कंट्री से प्यार करते हो। तो बेसिकली ये जो स्कीम है ये एनआरआईज को ध्यान में रख के बनाई गई है। एनआरआईज यानी कि भारत के वो नागरिक जो भारत से बाहर काम करते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, कोई भी वजह हो, काम करते हो, पढ़ने गए हो या परमानेंटली शिफ्ट हो गए हो। तो इस तरह के एनआरआईज को कई बार वो अपने कंट्री के भलाई के लिए डोनेशन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की मदद करना चाहते हैं फाइनेंशियली। तो गुजरात गवर्नमेंट ने उनको एक पोर्टल बना के दिया कि आप अगर गवर्नमेंट स्कीम्स में गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी स्कूल को गोद लेना चाहते हो, मान लो गांव का कोई छोटा सा स्कूल है, उसको कोई एनआरआई गोद लेना चाहता है, तो यही सारी चीजें हैंडल करने के लिए वतन प्रेम योजना बनाई गई है। तो इसमें जो एनआरआईज हैं वो गुजरात गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली डोनेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगली न्यूज है कि उड़ीसा में रिसेंटली एग्रीकल्चर फेस्टिवल नुआखाई सेलिब्रेट किया गया। तो आपको फेस्टिवल के साथ उसके स्टेट का नाम याद रखना होता है। तो उड़ीसा का फेस्टिवल है ये नुआखाई। किस तरह का फेस्टिवल है? तो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। तो नुआखाई नाम से आप समझ लो, नुआ मतलब होता है न्यू, नया, खाई मतलब होता है खाने की चीज। तो ये बेसिकली क्रॉपिंग सीजन होता है। तो जो नया नया अनाज आपने हार्वेस्ट किया है उसको पहले भगवान को आप चढ़ाओगे, एक तरह से क्रॉपिंग सीजन को इंडिकेट करता है ये। तो नुआखाई नाम का फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में भी रिसेंटली सोलोंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। तो इस तरह के जो स्टेट लेवल के फेस्टिवल होते हैं ये आजकल की कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो सोलोंग फेस्टिवल किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो अरुणाचल प्रदेश में आदि नाम का जो ट्राइब है तो उसमें बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आदि ट्राइब। तो बच्चों ये थे इस महीने के कुछ रीसेंट करंट अफेयर्स। तो आप देखते ही हो कि हम रेगुलरली हर वीक करंट अफेयर्स आपके लिए अपलोड करते हैं और भी कई तरह की वीडियोस हम आपके बेनिफिट के लिए अपलोड करते हैं। तो मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप अभी सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि किस टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि हम कोई वीडियो आप चाहते हो हम आपके लिए बनाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और सब्सक्राइब तो प्लीज 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 आप कर ही लो।